जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का साइंस का रिलेटेड से क्वेश्चन। और ये साइंस का क्वेश्चन जो है आपको अब तक जितनी भी बिहार पुलिस का में क्वेश्चन में आपका साइंस आया है वो आपको सारा क्वेश्चन जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये वन लिनियर के फॉर्म में होगा ताकि आप लोग को पढ़ने में जितना जल्दीबाजी होगा उतने आपका अच्छा होगा। ठीक है, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन वन लिनियर क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है। इसलिए प्रैक्टिस के दौरान जो है आपको वन लिनियर बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और ये देख लीजिए आपका एस के झा सर के द्वारा तैयार किया गया है और ये साइंस का है। ठीक है, आप भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की मूल अवस्था कौन कौन सी होती है। ये 0 से लेके आपका हीरो लेवल तक है। ठीक है, तो पदार्थ की मूल अवस्था आपको होता है ठोस, द्रव और गैस। याद रखिएगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस होती है। पदार्थ का रहा है कि ठोस अवस्था होती है तो पदार्थ की ठोस अवस्था होता है रबड़, स्पंज और पत्थर। याद रखिएगा पूछेगा कि पदार्थ की ठोस अवस्था कौन सी है तो ऑप्शन में आपको देगा रबड़, स्पंज और पत्थर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। जो अवस्था आपका है ठोस, द्रव और गैस, उसमें आपको पूछ सकता है कि किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी जो है सबसे अधिक होती है तो आपको गैसीय अवस्था में। और सबसे कम दूरी किसका होता है तो याद रखिएगा आपको होता है ठोस अवस्था में। सबसे कम ठोस अवस्था में, सबसे अधिक आपका गैस अवस्था में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है तो आकर्षण बल सबसे कम कहेगा तो आपको गैस अवस्था। सबसे अधिक दूरी कहेगा तो आपका गैस अवस्था। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल कौन सा है तो वह बल बोला जाता है आकर्षण बल। याद रखिएगा कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है तो वह बल आपका है आकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है तो आपको द्रव और गैस अवस्था में। कहेगा कि पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है। बहाव मतलब बहना, तो द्रव और गैस ऐसा पदार्थ की अवस्था है जो आपका बहाव का गुण रखता है, लेकिन ठोस के साथ ऐसा नहीं होता है, सिर्फ द्रव और गैस के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की किस अवस्था में स्पर्णीयता का गुण सर्वाधिक होती है तो आपका गैस में होता है। जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की किस अवस्था में गलनांक सबसे अधिक संभव है तो ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में याद रखिएगा कि अवस्था में जो है गलनांक सबसे अधिक होता है। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो ये आपको गलन कहलाएगा। ठोस से द्रव में गलन और द्रव से गैस में कहेगा तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा वाष्पीकरण। वहीं गैस से द्रव में कहेगा तो संघनन। ये तीनों अवस्था याद रखिए। ठोस से द्रव में कहेगा तो गलन हो जाएगा, ठोस से द्रव में गलन, द्रव से गैस में आपका हो जाएगा वाष्पीकरण और गैस से द्रव में हो जाएगा आपका संघनन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है तो ठोस से सीधे आपको गैस में बदलने की अवस्था आपको ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर को जलाएंगे, वह कपूर क्या है ठोस, वो सीधे गैस में बदल जाता है तो कपूर जो है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा जो है वह क्या बोलते हैं जल जाता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड समतुल्य तापमान कितना होगा तो 300 केवी हो जाएगा। इसका फार्मूला आता है पूरा आपका होगा C/100। ठीक है, आता है कि F-32/180 इस टाइप करके आता है और फार्मूला याद कर लीजिएगा आपको सारा बन जाएगा उस फार्मूला से। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर समतुल्य तापमान कितना होता है तो 300 केल्विन हो जाएगा। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का भौतिक अवस्था क्या होती है तो आपका गैस होती है। याद रखिएगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था आपको हो जाएगा गैस हो जाएगा। जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल को उबालेंगे तो गैस में बदल जाएगा। शुष्क बर्फ उदाहरण है आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो है आपका शुष्क बर्फ का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 16 नंबर की वह तापमान जिस पर कह रहा है कि कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो क्या कहलाएगा तो वह गलनांक तापमान कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव का क्वथनांक तापमान के नीचे ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो वो आपका वाष्पीकरण कहलाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है
जिसमें जल वाष्प में बदलता है अपने क्वथनांक से कम ताप पर। याद रखिएगा, कह रहा है कि वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है अपने क्वथनांक से कम ताप पर। शुष्क बर्फ होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा D2O होता है, D2O। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है, तो आपका होता है केल्विन। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि तरल पदार्थ कहा जाता है, तो तरल पदार्थ आपको द्रव और गैस को बोला जाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया जाता है सेल्सियस पैमाने पर। याद रखिएगा कि बर्फ का गलनांक अगर 0 डिग्री है तो आपको सेल्सियस पैमाने पर होगा, ठीक है। अगर इसी को केल्विन में चेंज करना होगा तो आप फार्मूला आप देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से आप बदल सकते हैं। किसका आकार का रहा है वो आयतन निश्चित नहीं होता है, तो गैस का ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है। उसको कटोरी में रख दीजिएगा तो कटोरी जैसा हो जाएगा, गिलास में रखिएगा तो गिलास जैसा हो जाएगा, गैस सिलेंडर में रखिएगा तो गैस सिलेंडर जैसा आकार में हो जाएगा। इसलिए ना आयतन निश्चित है और ना ही आकार उसका निश्चित है। रसोई घर में प्रयोग किया जाता है LPG, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो आपको CNG होता है वाहनों में। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो 273 केल्विन होता है बर्फ़ का गलनांक। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि गर्मी में घड़े का जल जो है निम्नलिखित प्रक्रम से किस कारण जो है ठंडा हो सकता है, तो वाष्पन के द्वारा। गर्मी में आप याद रखिएगा कि कहीं देखे होंगे घड़े का जल या आप भी खुद रखते होंगे, तो वह वाष्पन के द्वारा जो है वह ठंडा होता है, ठीक है। चलिए परिघटना का कह रहा है कि कौन सा समुच्च ताप बढ़ाने पर जो है बढ़ेगा, वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार। आगे कह रहा है कि तरल में वह अद्वितीय गुण होता है, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। याद रखिएगा कि तरल में कह रहा है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, तो गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। कुछ पदार्थ कह रहा है कि उनको कणों के माध्यम जो है आकर्षण बलों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ऑक्सीजन, जल और शर्करा। वाष्प का कह रहा है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण क्या कहलाता है। कह रहा है क्वेश्चन कि वाष्प को द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। परिस्थितिकी जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी जल के तापमान में वृद्धि से। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध पदार्थों में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति होती है आपका समान होता है। याद रखिएगा शुद्ध पदार्थों में कह रहा है कि मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति जो होती है आपका समान होता है। मिश्र धातु में 2 या अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, तो ये आपको समांगी कहलाता है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है, जिंक और कॉपर का। आगे कह रहा है कि गैस प्लस जल का विलयन का उदाहरण है, तो आपको सोडा जल। याद रखिएगा पूछेगा गैस प्लस जल विलयन का उदाहरण है सोडा जल। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सोडा जल में विलय होता है, तो ये आपको होता है CO2। प्रकाश की किरणें फैल जाती है आपका विलयन। कह रहा है कि प्रकाश की किरणें फैल जाती है विलयन में, ठोस में नहीं फैलेगा। पानी में कभी मारिएगा प्रकाश तो वो फैल जाता है, वही कह रहा है कि प्रकाश किरणें फैल जाती है तो विलयन में। प्रकाश के किरणें विलयन में से फैलना क्या कहलाता है, तो टिंडल प्रभाव। याद रखिएगा कि प्रकाश के किरणें जो है कह रहा है कि विलयन से फैलना क्या कहलाता है, तो टिंडल प्रभाव कहलाता है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है, कितना हो गया 40 नंबर क्वेश्चन, कि द्रव और गैस के कोलाइड को क्या कहते हैं, तो एरोसोल बोला जाता है। द्रव और गैस के कोलाइड को क्या बोला जाता है, एरोसोल। इमल्सन का उदाहरण है, तो याद रखिएगा दूध जो होता है आपका इमल्सन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कह रहा है कि किस विधि से अलग कर सकते हैं, तो ऊर्ध्वपातन विधि से। कह रहा है कि नमक और अमोनिया क्लोराइड को कह रहा है कि मिश्रण को अगर अलग करना है तो कौन सा विधि अपनाएंगे, तो ऊर्ध्वपातन विधि। पृथक्करण की विधि नहीं है घोलना, अगर किसी को घोल देंगे तो पृथक्करण का विधि नहीं है, बल्कि चूर्णा हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा, ये पृथक्करण का विधि हो सकता है। वायु में कह रहा है कि उपस्थित गैसों को किस विधि के द्वारा जो है पृथक कर सकते हैं, तो याद रखिएगा प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। वायु में कह रहा है कि उपस्थित गैसों को किस विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं, तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। परमाणु सिद्धांत के कह रहा है कि प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है, तो जॉन डाल्टन को। याद रखिएगा परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में आपको जो दिया था जॉन डाल्टन।
आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें न्यूट्रॉन उपस्थित अनुपस्थित होता है, तो हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन नहीं रहता है, याद रखिएगा, आपको हाइड्रोजन में नहीं होता है। चैडविक खोज किया था न्यूट्रॉन की, याद रखिएगा, चैडविक किया था न्यूट्रॉन की खोज। परमाणु के केंद्रक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपको परमाणु के केंद्र में पाए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है आपको चारों ओर चक्कर लगाता है। चलिए, प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपको रदरफोर्ड को। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको रोंटगन के द्वारा। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया, तो रोंटगन के द्वारा। समान परमाणु क्रमांक एवं विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं समस्थानिक। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, तो आपको गामा किरणें की। आगे कह रहा है कि अपरमाणुक कण कौन से होते हैं, तो ये आपको हो जाएंगे कौन से कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसने बताया था कि परमाणु अविभाज्य हैं, आपको डाल्टन के द्वारा बताया गया था कि परमाणु जो है आपका अविभाज्य है। प्रोटोनियम कह रहा है कि कौन शामिल नहीं होता है, तो आपको न्यूट्रॉन शामिल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, किसी तत्व के कह रहा है कि समस्थानिक में होती है न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। किसी तत्व के समस्थानिक में याद रखिएगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो है आपका भिन्न होता है। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा कि जब न्यूट्रॉन विघटित होगा तो उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या होता है, उत्पन्न होता है। P32 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है, तो ल्यूकेमिया के उपचार में जो है आपको P34 का प्रयोग किया जाता है। मृदा किसकी प्राकृतिक में है, तो समांगी होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए आपका दिया है परमाणु और अणु से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में दिया गया है वो, और एक्स्ट्रा जो दिया गया है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें कह रहा है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो आपको 1:8 होता है। याद रखिएगा, कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 होता है। अमोनिया का सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो अमोनिया का सूत्र आपको तो याद ही होगा, NH3 होता है अमोनिया का सूत्र। परमाणु त्रिज्या का आकार कितना होता है, तो Nm में मापा जाता है। याद रखिएगा, परमाणु त्रिज्या का आकार जो होता है Nm में होता है। आगे कह रहा है कि कौन सा तत्व एक परमाणुक होता है, तो आर्गन जो होता है एक परमाणुक होता है। कौन सा तत्व द्विपरमाणुक होता है, तो हाइड्रोजन जो है आपका द्विपरमाणुक होता है। अमोनिया आयन का सूत्र, अमोनिया का सूत्र अलग होता है और अमोनियम का सूत्र अलग होता है। अमोनियम आयन का तो NH4+ होगा अमोनियम आयन का। सोडियम क्लोराइड का सूत्र पूछ रहा है, तो ये आपको होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्ट वाइज होता है। कार्बन के कह रहा है कि एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 6.022 गुना 10 के घात आपका 23 होता है। आगे कह रहा है कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना होता है, तो ये आपका 2 होता है। 18 ग्राम जल में कह रहा है कि समतुल्य मोल कितना हो जाएंगे, तो आपका 1 मोल हो जाएंगे 18 ग्राम में। CH4 का सूत्र कितना होगा, यदि सूत्र का द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको 16 होगा, ठीक है। कैसे, तो कार्बन का परमाणु का यदि द्रव्यमान आपको होता है 12, ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा आपको 4, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका 16, तो CH4 का हो जाएगा आपका 16। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सल्फेट बहुपरमाणुक आयन का संकेत है, तो आपका SO4 और 2- का। लोह धातु का प्रतीक आपको होता है Fe, याद रखिएगा, आयरन का हो गया Fe। सोडियम का पूछेगा तो Na, ठीक है। सिल्वर का पूछेगा तो Ag। क्लोराइड आयन आपका उपस्थित आवेश कितना होता है, -1 होता है। क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश याद रखिएगा कि -1 होता है। ऑक्साइड आयन पर उपस्थित आवेश जो होता है आपको -2 होता है ऑक्साइड आयन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के हो, किसने बताया था, तो ये आपको डाल्टन के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रतीक के होते हैं, प्राकृतिक के होते हैं, तो ये किसके द्वारा बताया गया था, तो ये आपको डाल्टन के द्वारा। आगे कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10 के घात -10 मीटर आपको होता है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सोने की पतली चादर पर कण की बौछार वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये आपको हो जाएगा रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको चैडविक के द्वारा।
आगे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी यौगिक के 1 मोल में अणुओं की संख्या होगी तो 6.02214076 गुना 10 के घात 23 होता है। इतना लंबा अंक तो नहीं देगा, लेकिन आपको ग्रुप डी में इतना लंबा अंक दिया था, इसलिए आप यहाँ पे याद कर लीजिए पूरे को। लेकिन आप 4 अंक तक याद करते हैं तो भी आपका सही हो जाएगा। 6.0221 10 के घात 23 हो जाएगा। आगे यहाँ पे दिया है 81 नंबर क्वेश्चन कि CO2 का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको होता है 44 U। फिर कह रहा है कि 360 जल को सही रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो 20 मोल जल का। आगे यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि जल का 1 ग्राम का द्रव्यमान कितना होता है 18, तो इसमें 18 से आप भाग दीजिएगा तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36 और 1 0 यानी कि हो जाएगा 20 मोल। आगे कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो N2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो ये आपको होता है Na। समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है तो आपको कार्बन 14 ठीक है। ऑक्सीजन के कह रहा है कि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 6y हो जाएगा 6.023 गुना 10 के घात 23 ग्राम, याद रखिएगा। चला किसका भी 1 ग्राम पूछेगा उसका ऊपर द्रव्यमान लिख दीजिएगा और नीचे सब में आपका 6.023 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि हाइड्रोजन अणु के 1 मोल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो आपको 6.022 गुना 10 के घात 23 हो जाएगा, ठीक है। अब परमाणु संरचना से जितना भी क्वेश्चन आता है ये हम लोग देखेंगे। परमाणु का मूल कण नहीं है तो आपको अल्फा कण, परमाणु का मूल कण अल्फा कण नहीं होता है। थॉमस के कह रहा है कि परमाणु मॉडल के अनुसार जो है परमाणु एक कौन सा गोला जो है था, तो ये आपको धनावेशित था। अल्फा कण जो होते हैं द्विआवेशित होते हैं, अल्फा कण याद रखिएगा द्विआवेशित कण होगा। एल कक्षा में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, तो आपको 4 हो सकता है, ठीक है। कौन कक्ष जो है केंद्रक के सबसे नज़दीक होता है, तो के, याद रखिएगा कैसे होता है, तो के एल एम और एन, तो सबसे नज़दीक हो गया के, उसके बाद एल फिर एम तब एन, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 2n²। अगर के कक्षा में पूछेगा तो यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो कितना निकल के आएगा 2। एल कक्षा में कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी के 4 और 2 8, इस टाइप का होता है, ठीक है। चलिए कौन कक्षा केंद्रक में सबसे दूर होता है, तो आपका n। एम कक्षा के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा अभी 18। 2 8 1 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आपका 11, क्योंकि 8 और 2 1 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 11, ठीक है। चलिए एल्युमिनियम का हो जाता है 13, तो 2 8 3 हो जाएगा। क्लोरीन होता है आपका 17, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्लोरीन तत्व के एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका 2 हो जाएगा। कैल्शियम तत्व के कह रहा है कि सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 20 होता है, तो 2 8 8 2 हो गया, ठीक है। सबसे बाहरी कक्षा में होगा तो आपका 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 8 होता है। अक्रिय गैस जितना भी हैं, ठीक है, आपका हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन ये सब जो हैं, आपको बाहरी कक्षा में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगा, तो आपको 1 होगा पोटेशियम में। सोडियम में कितना होता है, तो सोडियम में भी आपका 1 होता है। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कार्बन 12 यानी कि परमाणु द्रव्यमान आपको 12 और परमाणु संख्या 6 दिया गया है। समस्थानिक नहीं है तो ये आपका नहीं हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है 103 में कि किसी तत्व के समस्थानिक का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है, तो कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60 यानी कि जो तत्व है इसका उपयोग जो है आपको कैंसर के इलाज में किया जाता है। किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में होता है, तो यूरेनियम 235 का। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक वितरण का सही क्या है, तो मैग्नीशियम होता है 12, तो 8 2 8 और 2 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षा में पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हो जाएंगे। किसने समझाया कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, यह आपको रदरफोर्ड के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, तो आपको धातु या अधातु होते हैं एक संयोजकता वाला।
धातु भी हो सकता है और अधातु भी हो सकता है। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो 1 हो जाएगा। परमाणु के कह रहा है कि बोर मॉडल का सही प्रदर्शन करता है। देख लीजिए ये आपका बोर मॉडल है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि परमाणु में संख्या समान होती है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। और यहाँ जीवन का मौलिक इकाई आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो एक कोशिकीय जीव आपका कौन सा होता है? तो पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है आपका एक कोशिकीय जीव होता है। कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है आपको कोशिका का पता लगाया था। आगे कह रहा है कि कोशिका का भाग नहीं है, तो कोशिका द्रव्य जो है आपका कोशिका का भाग नहीं है, याद रखिएगा। कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो आपको कोशिका झिल्ली बोला जाता है, कोशिका के सबसे बाहरी परत। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है तो आपको सेलुलोज की, याद रखिएगा कि पादप कोशिका भित्ति जो है आपको बना होता है सेलुलोज का। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका 1 होती है। आगे कह रहा है कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो ये आपको बने होते हैं प्रोटीन के। ल्यूकोसाइट का मुख्य काम क्या है? तो संचय करना आपको काम है ल्यूकोसाइट का। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि किस जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो बैक्टीरिया में, याद रखिएगा कि आपको किसी भी प्रकार का केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बहुकोशिकीय जीव होता है, कवक, पादप और जंतु, ये तीनों जो हैं आपका बहुकोशिकीय जीव होता है। पादप कोशिका किस प्रक्रिया के द्वारा कह रहा है कि जल ग्रहण करती है? तो ये आपको परागण के द्वारा। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये आपको विसरण प्रक्रिया के द्वारा, याद रखिएगा। कोशिका से कह रहा है कि विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो आपको विसरण प्रक्रिया के द्वारा। और मेरे द्वारा अगर डिस्कस कराया जा रहा है, अगर जरा सा भी आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मन है तो आप 1-2 ग्रुप में आप शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। केंद्रक के अंदर कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं? तो याद रखिएगा कि केंद्रक के अंदर जो है आपका प्रोटीन पाया जाता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो ये आपको अस्थि मज्जा में होता है। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। राइबोसोम के द्वारा कह रहा है कि किसका संश्लेषण किया जाता है? तो आपको प्रोटीन का, राइबोसोम के द्वारा। पौधे में कह रहा है कि हरा रंग किस कारण होता है? तो हरित लवक के द्वारा। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आपको डिम्ब। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका को क्या कहा जाता है? तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। कोशिका में कह रहा है कि उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किन से निर्मित होती है? तो आपको प्रोटीन और लिपिड से, याद रखिएगा। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली कह रहा है तो प्रोटीन और लिपिड हो जाता है। शब्द सेल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। याद रखिएगा कि सेल शब्द का प्रतिपादन जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? तो ये आपको साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह फूल जाएगी। क्वेश्चन कर रहा है कि हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोशिका जो है आपका फूल जाएगा। कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान कौन सा होता है? तो ये आपको होता है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि द्विक झिल्ली किसमें आपका अनुपस्थित होती है? तो आपको लाइसोसोम में। द्विक झिल्ली जो है आपको लाइसोसोम में अनुपस्थित होता है। केवल पादपों में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो प्लास्टिड। जंतु कोशिका के द्वारा सीमित किया जाता है तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम के केंद्रक हैं तो आपको प्रोटीन सिंथेसिस, याद रखिएगा कि राइबोसोम के आपका केंद्रक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल किसमें उपस्थित होता है? तो आपको न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में हो जाएंगे। आगे देखिए क्या करा कर प्रोटीन संश्लेषण से आपका संबंधित है तो राइबोसोम जो है आपको प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित हो जाएंगे।
चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कराई कि लाइसोसोम से आशय क्या है, मतलब क्या है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो जाएंगे। कोशिका श्रवण किसके द्वारा किया जाता है, तो गोल्जी के उपकरण के द्वारा। सेंट्रियोल किससे संबंधित है, तो स्पिंडियल निर्माण से। आप ये पूरा अगर क्वेश्चन पढ़ जाते हैं और रट जाते हैं तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन फंसने की पूरी आपको चांस बन जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन है और कुछ आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो आपको न्यूट्रिशियन। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। केंद्रक रहित जंतु कोशिका में कराई कि किसका अभाव होता है, तो क्रोमोसोम का। प्लाज्मोलिसिस किसके कारण होती है, तो आपको एक्सोसोमिस के द्वारा। पादप कोशिका किसके कारण जो है फूल जाती है, तो एंडोस्मोरिस के द्वारा। अब देखिए यहाँ उत्तक से जितना भी क्वेश्चन आपको है यहाँ पे आपको देखेंगे हम लोग। कोशिका के समूह को क्या बोला जाता है, तो कोशिका के समूह को आपको उत्तक बोला जाता है। पौधे में लचीलेपन के गुण किस उत्तक के कारण होता है, तो कोलेनकाइमा उत्तक के कारण। ट्रैकिड्स कहाँ पाया जाता है, तो आपको जाइलम में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, तो एपिथेलियम उत्तक बोला जाता है। जंतु के शरीर को कह रहा है कि ढकने और बाहर जो है रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को जो है आपको एपिथेलियम उत्तक बोला जाता है। जिन उत्तकों में कह रहा है कि क्लोरोफिल पाया जाता है उसको क्लोरेकाइमा बोला जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि जिन उत्तक में अगर आपको क्लोरोफिल पाया जाता है तो उस उत्तक को जो है आपको क्लोरेकाइमा उत्तक बोला जाएगा। पौधे में कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो अस्टोमेटा के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि किस उत्तक में लिग्निन उपलब्ध नहीं होता है, तो कोलेनकाइमा उत्तक में। रक्त में कह रहा है कि प्लाज्मा में जल की प्रतिशत कितनी होती है, तो आपको 90%। पौधे में कह रहा है कि फ्लोम का कार्य क्या है, तो आहार का चालन। अस्थि कैसा उत्तक है, तो अस्थि आप याद रखिएगा कि संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। वहीं रक्त के बाद कहेगा तो रक्त हो जाता है तरल संयोजी उत्तक। जंतुओं में कह रहा है कि भोजन का संग्रहण उत्तक में होता है, तो पेशीय उत्तक में होता है। जंतुओं में भोजन का संग्रहण जो है आपको पेशी उत्तक के माध्यम से होता है। खाली स्थान कह रहा है कि तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है, तो आपको होता है न्यूरॉन। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कौन से उत्तक प्रयोग किया जाता है, तो आपको तंत्रिका उत्तक का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि रक्त किस उत्तक का हिस्सा है, तो ये आपको हो जाएगा संयोजी उत्तक का। शैलों में कह रहा है कि किस तरह का विभाजन किया जाता है, शैवालों में किस तरह के विभाजन किया जाता है, तो आपको असूत्री विभाजन शैवाल में किया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होता है, तो समसूत्री आपको होता है दही कोशिका में। स्नायु और कंडारा किस उत्तक के बने होते हैं, तो आपको संयोजी उत्तक के जो है यह बने होते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि कोलेजन को जब जल में उबालते हैं तो इसमें परिवर्तन हो जाता है जिलेटिन। क्या हो जाएगा, जिलेटिन हो जाएंगे। आगे कह रहा है कि अस्थिकारकों से प्रवर्धन किसमें पाया जाता है, तो आपको सूक्ष्म नलिकाओं में पाया जाएगा। कणिका को निकाल देने के पश्चात कौन सा रुधिर का तरल अंश जो है होता है, तो ये आपको हो जाएगा प्लाज्मा। क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे के तनों की परिधि में कह रहा है कि वृद्धि किनके कारण होती है, तो आपको पांव विनियोदक तथा कैम्बियम के द्वारा। रुधिर में कह रहा है कि वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं होती है, तो प्लेटलेट्स आपका नहीं होता है। किसके कह रहा है कि अधिक खिंचाव जाने से मोच आ जाती है, तो लिगामेंट के अधिक खींचा जाएगा तो उसमें आपका मोच आ जाएगा। कंडारा कह रहा है कि एक संरचना है जो जोड़ने का काम आपको करती है पेशियों को अस्थि से। याद रखिएगा कंडारा आपको पेशी से अस्थि हो गया, ठीक है। एक देता है लिगामेंट, तो आपको होता है अस्थि से अस्थि। चिकनी पेशियां पाई जाती है, तो गर्भाशय, धमनी और शिरा में। आकृति, कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, तो आपको उत्तक कहलाता है। पौधे की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है, तो शीर्ष विभाज्योतक के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका विभाजन किस तक सीमित है, तो विभाज्योक उत्तक कोशिकाएं में। सक्रिय विभाजन किसकी कोशिकाओं में होता है, तो आपको कैम्बियम में होगा।
आगे क्वेश्चन कर रहा है कि घास की तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता में आपका बढ़ती है, तो अंतरावेशी विभाज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कुटिम उपकला किसका नाम है, तो सल की उपकला का, ठीक है, सल की उपकला हो जाएंगे। स्तंभकार उपकला शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है, तो आपको अमाशय और आंत में। किस प्रकार का ऊतक ग्रंथि बनाता है, तो आपको उपकला ऊतक जो है आपको ग्रंथि बनाता है। गर्तिकामय ऊतक क्या है, तो ये आपको संयोजिक ऊतक है। और जैव विविधता से आपको जैव में विविधता से जितना भी क्वेश्चन है आपको आगे हम लोग देखेंगे। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं, सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसने किया था, तो आपको रॉबर्ट विटेकर के द्वारा जो है सजीवों का वर्गीकरण किया गया था। ब्रायोफाइटा के अधीन आपको आता है, तो मर्चेडिया जींस जो है आपको ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। चलिए यहाँ पे देख लेंगे हम लोग 184 क्वेश्चन। जिन मछलियों में कह रहा है कि जबड़ा नहीं होता है वह कहलाता है एंथा। नेफ्रेडिया किसकी उत्सर्जी अंग है, तो संघ एनेलिडा का। किस वर्ग के पौधे को कह रहा है कि पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो आपको ब्रायोफाइटा हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अमीबा निम्नलिखित किस वर्ग का प्राणी है, तो आपको अमीबा हो जाता है प्रोटोजोआ। अमीबा और पैरामीशियम किस संघ का प्राणी है, तो ये आपको होता है प्रोटिस्टा संघ का। फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेज किस संघ का जंतु है, तो आपका टेपवर्म हो जाएंगे। पेरिफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है, तो आपको स्पंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थोपोडा का उदाहरण है आपको मकड़ी। मकड़ी जो है आपको अर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। अब मोलस्का फाइलम का जंतु कौन सा है, तो आपको ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वह कौन सा समूह है जिनके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है, तो आपको हो जाएगा अर्थोपोडा। सुपरिभाषित केंद्र किसमें नहीं पाया जाता है, तो नीलहरित शैवाल में, ठीक है। आगे देखिए गति से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो गति का एसआई मात्रा कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी क्या कहलाता है, तो आपको विस्थापन कहलाता है। गति परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, आपको त्वरण कहलाता है, और त्वरण का इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विस्थापन एवं समय के बीच जो ग्राफ का ढाल होता है आपको वेग बतलाता है, और वेग और समय के बीच जो ग्राफ का ढाल होता है वो आपका त्वरण बताता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग 200 क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उसको हम लोग 201 से हम लोग उसको 400 कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।